आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लिए तैयार हो रही एक मेजर थ्रेट के बारे में, जो कि हमारे पड़ोसी देश चाइना से है। हम सब जानते हैं कि चाइना के द्वारा जो एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनका निर्माण किया जा चुका है और इस समय वो दुनिया की मेजर सुपर पावर्स में गिने जा रहे हैं। और दिक्कत की बात यह है कि जो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है, ना सिर्फ उनकी तरह विकसित की गई है, बल्कि उन्होंने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत की सटी जो सीमाएं हैं वहां पर डिप्लॉय भी कर दिया है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या के बारे में कि भारत कैसे इससे निपटारा पा सकता है और भारत के सामने इस समय कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं। दोस्तों, इस समय दुनिया के तमाम सुपर पावर देश फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर चुके हैं, जिसमें रशिया, अमेरिका और चाइना शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ देश ऐसे हैं जो इनको विकसित करने में लगे हैं। तो वहीं अगर हम तुर्की और कोरिया की बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान को आयोजित कर लिया है। अब यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत के सामने सबसे बड़ा थ्रेट तो ये है कि चाइना न सिर्फ इन एडवांस फाइटर्स को भारत से सटी सीमा पर डिप्लॉय कर रहा है, बल्कि रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर वो एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। यानी भारत के ऊपर डबल खतरा मंडरा रहा है। अभी हाल ही में मई 2024 में कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई, जहां पर चाइना के द्वारा जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डिप्लॉयमेंट है, इसको कंफर्म कर दिया गया और चाइना ने इंडियन बॉर्डर से सटे जो अपने एयर बेसेस है वहां पर एटलीस्ट 7 की संख्या में जो J-20 फाइटर्स हैं इनको डिप्लॉय किया है और इन्हें सैटेलाइट इमेजेस में स्पॉट भी किया गया है। ये सिगात्से एयरबेस पे डिप्लॉय किए गए हैं तिब्बत के, जो कि तकरीबन 12,408 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित है। और इस डिप्लॉयमेंट ने J-20 की उस कैपेबिलिटी को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर दिया है कि वो इतने हाई एल्टीट्यूड एरिया से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। सिगात्से एयरफील्ड की बात करें तो ये सिक्किम बॉर्डर से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो भारतीय वायुसेना का हाशीमारा बेस है, जो कि बंगाल में स्थित है, वहां से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। हाशीमारा में राफेल की सेकेंड स्क्वाड्रन हमें देखने को मिलती है, जहां से तकरीबन 16 से 18 राफेल फाइटर जेट्स को ऑपरेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर चाइना की बात करें तो नंबर वाइज चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि चाइना ने तकरीबन 250 से ज़्यादा J-20 फाइटर्स को बिल्ड कर लिया है। हालांकि J-20 का डिप्लॉयमेंट इकलौती थ्रेट नहीं है भारत के सामने। चाइना ने ऑलरेडी पिछले 5 वर्षों में अपने जो एयर बेसेस हैं इनको काफ़ी अपग्रेड किया है और जो एडवांस एयरक्राफ्ट हैं इनको डिप्लॉय करने का काम भी किया है। अब चाइना के इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए भारत के पास 32 की संख्या में जो एडवांस राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये उपलब्ध है। हालांकि चाइना के पास जो न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी है उसको चाइना एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो बड़ी संख्या में J-20 फाइटर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन भारत के सामने इस समय बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत के पास कोई भी एक्टिव फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। भारत के पास इकलौती उम्मीद इस समय है और वो खुद है भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और इसीलिए अब भारत के ऊपर यह दबाव है कि भारत शीघ्र अतिशीघ्र अपने एमका के डेवलपमेंट को पूरा करे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एमका प्रोग्राम सिर्फ कागजी कार्रवाई पे ही आगे बढ़ रहा था। उसके लिए या तो बहुत कम या तो ना के बराबर जो फंड्स थे ये एलोकेट किए गए। लेकिन फाइनली CCS की जो मीटिंग थी 7 मार्च 2024 की, वहाँ पर एक बड़ा हमें ब्रेक थ्रू देखने को मिला जब एमका के लिए फंड्स को अप्रूव किया गया। और अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी 5 प्रोटोटाइप पे काम कर रही है, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 15,000 करोड़ रुपए आने वाली है। हालांकि जब प्रोडक्शन स्टेज में ये एयरक्राफ्ट पहुंचेंगे तो इनकी कॉस्ट काफ़ी कम होगी, लेकिन फिर भी एमका को आने में तकरीबन अभी 1 दशक का समय लगने वाला है। अब अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो आपको याद होगा मई 2024 में CB अनंत कृष्णन सर, जो कि HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए गए इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया है कि एमका प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और अब ये रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा यह है कि डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 35 से लेकर के 40% जो एयरक्राफ्ट है ये HAL को एलोकेट किया गया है डिज़ाइन के लिए, और बाकी का काम जो है ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसमें आपको कोई थर्ड डिज़ाइन पार्टनर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि HAL को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है ये इनके द्वारा कंप्लीट की जाएगी, लेकिन जो सेंटर फ्यूजलाज है ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा डिप्लॉय किया जाना है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये चाहती थी कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो इमीडिएटली इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और डिज़ाइन और डेवलपमेंट स्टेज को फास्ट ट्रैक करें, लेकिन जो प्राइवेट फर्म है वो इसको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है और वो सिर्फ प्रोडक्शन प्रोग्राम में ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डिज़ाइन और डेवलपमेंट के पूरा होने के बाद, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद उनको रिटर्न कितना मिलेगा, क्या ये उनके लिए सेफ होगा, और अनुभव की कमी भी यहाँ पर एक बड़ा कारण बताई जा रही है।
एमका प्रोग्राम ने जो अपना क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है ये दिसंबर 2023 में ही कंप्लीट कर लिया था। और अगर हम बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की बात माने तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ शिपिंग है ये पूरी हो चुकी है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो डिज़ाइन है मैच्योर हो चुकी है और इंटरनल सिस्टम का जो लेआउट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद जो मेटल कटिंग है ये शुरू होगी। मेटल कटिंग एक सिंबॉलिक स्टार्ट होता है एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग प्रोटोटाइप के कंस्ट्रक्शन का। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर कुछ सिस्टम को विकसित कर रही है और उसके बाद जो 5 प्रोटोटाइप्स हैं ये बनाए जाएंगे। यानी कि तकरीबन 4 वर्षों के अंतर्गत हमें जो प्रोटोटाइप है ये देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट की बात माने तो अभी तकरीबन 1 दशक यानी 10 वर्षों का समय लग सकता है एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग और इनके प्रोटोटाइप टेस्टिंग का। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट जो प्रोडक्शन है उसमें उतरेंगे। और रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय वायुसेना में ये एयरक्राफ्ट 2034 से 35 तक ज्वाइन करना शुरू करेंगे। हालांकि जो भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं आर.के.एस. भदौरिया सर, उन्होंने एक डिस्कशन के दौरान ये कहा था कि आडा चीफ से बात करते हुए उन्हें ये पता चला था कि तकरीबन 4 से 4.5 वर्षों में सीसीएस अप्रूवल मिलने के जो पहली उड़ान है एमका की वो हो जाएगी। और जो पहला आईओसी एयरक्राफ्ट है ये 10 वर्षों में डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर हम सारांश के तौर पर बात करें तो अभी हमें 10 वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि डीआरडीओ यहाँ पर जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, एवियोनिक्स है, रडार सिस्टम है, सेंसर्स हैं, उनको विकसित करने पर लगी है। बहुत सारे सेंसर विकसित किए जा भी चुके हैं और कुछ सेंसर्स ऐसे होंगे जिन्हें एलसीए मार्क 2 जिसको हम तेजस मार्क 2 के नाम से जानते हैं उनसे फॉलो भी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के द्वारा एमका की 7 स्क्वाड्रन ऑपरेट की जानी है। हालांकि आगे चल के ये नंबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इनिशियली 2 स्क्वाड्रन जो होंगी वो मार्क 1 की होंगी जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होंगी और 5 स्क्वाड्रन एमका मार्क 2 की होंगी। अब यहाँ पर एमका की 2 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, एक स्टेल्थ होगी, एक नॉन स्टेल्थ होगी। स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में ये एयरक्राफ्ट इंटरनल वेपन बे में अपने हथियारों को कैरी करेगा जिसकी कैपेसिटी 1500 किलोग्राम होगी। वहीं एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में ये तकरीबन 6500 किलोग्राम तक के वेपन और सेंसर्स को कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि काफ़ी मैसिव है। अगर हम इसके कॉमन स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालें तो इसकी जो लेंथ है ये 17.6 मीटर्स की होगी। इसका विंग स्पैन 11.13 मीटर्स का होगा। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम का होगा और मैक्सिमम वेपन पेलोड कैपेसिटी 6,500 किलोग्राम की होने वाली है। इसमें आपको 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर ये 6500 किलोग्राम तक के वेपन पेलोड को कैरी करेगा। और स्टेल्थ मोड में हमने पहले भी कहा कि इंटरनल वेपन बेस का इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर ये 4 मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और जो स्टैंड ऑफ वेपन है ये भी कैरी किए जा सकते हैं। ये अपने साथ तकरीबन 6500 किलोग्राम तक की जो फ्यूल कैपेसिटी है उसके साथ आएगा, जो कि तेजस की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2.15 या 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज आपको 1620 किलोमीटर की देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन अभी हमारे लिए ज़रूरी ये है कि इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करें और चीन की जो थ्रेट है इसको काउंटर करने का हम उचित प्रयास करें। तभी भारतीय वायुसेना के लिए आराम की सांस लेने का मौका होगा, क्योंकि चीन इस समय एग्रेसिव हो रहा है और पाकिस्तान को अपने जो एडवांस फाइटर है ये सप्लाई भी कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।